हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है कुछ नहीं किया तो बस ये कर लो, पेपर यहीं से आएगा। मतलब एग्जाम्स में काफ़ी कम दिन रह गए हैं। हम लोग ऑलमोस्ट जनवरी खत्म ही हो गई है। जनवरी के एंड पे चल रहे हैं और पेपर जो है 2 वीक्स बाद शुरू हो रहे हैं। इसमें कि केमिस्ट्री के पेपर में 3 वीक्स रह गए हैं और अगर अभी भी कोई सीरियस नहीं हुआ है, ये उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। इसमें मैं श्योर टॉपिक्स बताऊँगा, कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक लेक्चर मैंने ले लिया था जिसमें मैंने मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बताए थे जो 20-25 सालों में आईएससी के हिस्ट्री में आए हुए हैं। जिन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन्स आए हुए हैं। अगर आपने वीडियो देख ली है वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक कर लेना और आपको वीडियो मिल जाएगी, वो वाली आप देख सकते हो या फिर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। आईएससी 2025 की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिख जाएगी। दूसरी बात, ये वीडियो उन लोगों के लिए है, उन लोग पहली बात तो ये वीडियो किन के लिए नहीं है वो बता दूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो जो है एक मतलब जादू की छड़ी है कि घुमाई और आपको सब कुछ हो जाएगा। ये मैंने पहली बात बता दूँ, इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि 100% आपके मार्क्स आ जाएँगे। लेकिन एक श्योर टॉपिक्स बता दूँगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूँगा, टॉपिक वाइज़ वेटेज बता दूँगा, उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस बता दूँगा कितनी रहेगी, लाइन बाय लाइन सब चीज़ें बता दूँगा और पेपर इन्हीं चीज़ों में से, इन्हीं टॉपिक्स से आएगा, चाहे वो सीएफक्यू क्वेश्चन बन के आए, वन वर्ड बन के आए, पैराग्राफ बन के आए, स्टोरी बन के आए, कुछ भी बन के आए, टॉपिक्स यही रहेंगे, ये बात की गारंटी है। ठीक है, उसके बाद बात आती है इन टॉपिक्स को करने से आप ईज़िली एक रिस्पेक्टेड मार्क्स ला सकते हो, ठीक है? देन उसके बाद तीसरी बात जो आती है वो ये है, इसके अंदर जो-जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा मतलब ऐसा है जो पहले से ही पढ़ रहा है, तो ये उसके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं हर चीज़ नहीं बताऊँगा। यहाँ मैं सिर्फ़ वो वाले टॉपिक्स आपको तो सारे ही करने हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए टाइम बहुत ही कम बचा है, टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा है और जो लोग चाह रहे हैं कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। ये उन लोगों के लिए है या फिर किसी को डर बना हुआ है या टॉपिक वाइज़ वेटेज भी जानना है। अगर किसी ने सब कुछ कर रखा है, तो ये वीडियो देख सकता है। अगर उसे सिर्फ़ टॉपिक वाइज़ वेटेज जानना है कि किस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस कोई टॉपिक होल्ड करता है और कितना रेलेवेंट है कोई टॉपिक। ठीक है? उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। तो सिर्फ़ व्यूज़ बढ़ाने के लिए मैं गलत चीज़ें आपको नहीं क्लेम करूँगा। आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही है उसकी, तो ये वीडियो देख ले। अगर उसे टॉपिक वाइज़ वेटेज जानना है और रेलेवेंट टॉपिक्स जानने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जानने हैं। कोई अभी तैयारी करना शुरू किया है या डर लग रहा है, तो इसलिए देख ले कि ताकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जान। ठीक है? बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको 30 मिनट पहले नोटिफ़िकेशन आ जाया करे लेक्चर का और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लेना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और पीडीएफ्स मिल ठीक है? बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी वाइंड अप करना है लेक्चर। देखिए, ये है आपका मैं आईएससी के काउंसिल का ही पीडीएफ लेके आया हूँ। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी इसमें अमेंड नहीं किया है। बिल्कुल अनफ़िल्टर्ड दिखा रहा हूँ सब चीज़ें। देखो, 70 मार्क्स का हमारा पेपर होता है और हमारा 30 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वर्क होता है। इससे हमारे को कुछ भी मतलब नहीं है। ये आपके जो हैं सारे चैप्टर्स हैं, 70 मार्क्स के ये जितने चैप्टर्स हैं और मैंने आपको बार-बार यही चीज़ बताई गई है कि ये आपका लास्ट टाइम हो रहा है। अगली बार वाले बच्चों के लिए जो है 10 चैप्टर नहीं रहेंगे, 16 चैप्टर। 25 मार्क्स की आपकी फिज़िकल है, जिसमें अगर मैं टॉपिक वाइज़ वेटेज बताऊँ तो सॉल्यूशन चैप्टर जो होता है वो आपका वो 7 टू 8 मार्क्स है। ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स भी मान लीजिए 7 टू 8 मार्क्स है। बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने मार्क्स का हो गया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका हो गया 11 10 टू 11 मार्क्स। ये आपका इस तरह से वेटेज रहेगा, ठीक है? इस तरह से आपका ये वेटेज रहेगा 25 मार्क्स। नेक्स्ट है डीएनए ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इनका वेटेज मैं बताऊँ तो इनका वेटेज इस तरह से रहता है कि 5 टू 6 मार्क्स इसका हो गया और इसके बाद 9 टू 10 मार्क्स ये हो ये आपका वेटेज इस तरह से रहता है इसमें। इन चारों चैप्टर का इकट्ठा वेटेज रहता है जो कि अराउंड 26 मार्क्स का रहता है। 26 मार्क्स के अराउंड का रहता है ये और बाकी जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये रहते हैं हमारे 5 मार्क्स 5 मार्क्स। ये हमारे 5 मार्क्स में।
ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हमारा 5 मार्कर्स हो गए, 5 मार्कर में आ गए। ये है हमारे वेटेज। उसके बाद अगर मैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेटेज की बताऊँ, अलग-अलग इंडिविजुअल वेटेज की बताऊँ, तो हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स, अल्कोहल फेनोल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स और ऑर्गेनिक, इसमें हमें कब कुछ नहीं बता सकता कि इनका इंडिविजुअल वेटेज क्या रहेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो हैं वो मिक्स्ड आते हैं। कन्वर्जेंस, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस, एरो बेस्ड क्वेश्चंस और केमिकल टेस्ट, ये सब मिक्स्ड आता है। तो इसमें आपको मैं कंबाइंड वेटेज ही बता सकता हूँ 26, बायोमोलिक्यूल्स का 5 मार्क्स और इन सब का इस तरीके से। अब इसके बाद इनके शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ। सॉल्यूशंस के अंदर स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं रॉल्ड्स लॉ पे, ठीक है? आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर और इब्लियोस्कोपिक आइसोस्कोपिक, इन पे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है, तो मोलर कंडक्टिविटी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कोलरॉस लॉ, डेबाय-हल्कल और सैगर इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसके अंदर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है और नर्स लॉ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और गैल्वेनिक सेल इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक्स में फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद काइनेटिक्स के अंदर कोलिजन थ्योरी इंपॉर्टेंट है और अर्नियस पर क्वेश्चंस हैं। डीएनएफ ब्लॉक में क्या इंपॉर्टेंट है? डीएनएफ ब्लॉक में डी ट्रांजिशन, लैथेनाइड और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। और कंपाउंड्स की बात करूँगा तो केएमएनओ4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में फॉर श्योर न्यूमेरिक जो है आपकी नोमेनक्लेचर आनी ही आना है और आपका 2-3 मार्क्स का नोमेनक्लेचर, 2-3 मार्क्स का 3-4 मार्क्स का आइसोमेरिज्म और बाकी में वीबीटी वगैरह आने वाली है। वो दे उसका मेंटली प्रिपेयर होके चलो। इन सारे चैप्टर्स में रिएक्शंस जो भी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने नेम रिएक्शंस में सब कुछ करा दिया है। आप वीडियो देख सकते हो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जाननी है तो उसके लिए भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाली वीडियो बना दी है, उसमें आप देख सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स में हवा प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रुक्टोज इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, सुक्रोज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, डीएनए, आरएनए के स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर उनके कंपोजिशन बेसिस इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड इंपॉर्टेंट है और विटामिन की डेफिशिएंसी। ये है इनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज़ लाइन बाय लाइन कि हमें अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम कैसे करना है। बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलेंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है? ध्यान से सुनते जाना, जल्दी-जल्दी कराऊँगा वरना वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। देखो, जो बच्चों के पास टाइम है, एक बेसिक आइडिया ले लेना है इन सब का। नॉर्मैलिटी मोलालिटी जो है आपकी मोलालिटी मोलारिटी और नॉर्मैलिटी, इन सब का बेसिक आइडिया ले लेना। इनके फॉर्मूले पढ़ने हैं। फॉर्मूले इनके पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं फॉर्मूले? क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं पढ़ोगे तो क्रायोस्कोपी वगैरह के भी क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, इसलिए फॉर्मूले पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है? उसके बाद बात आ गई हेनरीज़ लॉ, तो हेनरीज़ लॉ पर जो है ना क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, काफ़ी सालों में हेनरीज़ लॉ पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका एक्सप्रेशन और इसमें रीज़निंग का क्वेश्चन आता है, तो इस पर रीज़निंग का क्वेश्चन करना है। ठीक है? आई होप ये बात क्लियर होगी। तो ये इंडिविजुअल हेनरीज़ लॉ आप मान के चलो कि 1 मार्क में आएगा। रॉल्स लॉ जो होता है और आइसोट्रोपिक मिक्सचर उसकी ग्राफ जो है ना नेगेटिव और आइडियल वाइडियल, ये सब आप 2 मार्क्स का मान लो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बात करी जाए तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएलबीपी इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है और एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल्स या फिर एक्सप्रेशन आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में। देन उसके बाद बात करी जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक का बस डिफरेंस पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं करना। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन का ऑस्मोसिस पर बेसिकली या तो आपको न्यूमेरिकल आएगा पाई इक्वल टू आईसीआरटी पे, या फिर आपके पास क्या आएगा एसोसिएशन डिसोसिएशन मिक्स करके न्यूमेरिकल। ठीक है? इतना पार्ट इसमें पूछा जाता है। तो मैंने 7 टू 8 मार्क्स बोला था, मैं इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ आपको, है ना? वैन फैक्टर जो है, एक वैन फैक्टर, हाँ, एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और ये वैन फैक्टर, ये सब मिक्स्ड होके क्वेश्चन्स आएगा, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन्स नहीं आते हैं। ठीक है? तो मैं आपको अगर बात करूँ तो 3 मार्कर तो ये है, 3 मार्क्स में तो आपको ये करना ही करना है। मस्ट डू है वैन फैक्टर और आपका एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एसोसिएशन, डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट, ये सब मिला के करना ही करना है, ये 3 मार्क्स में आएगा। फिलहाल से वेटेज में। ठीक है? और 3 मार्क्स ये हो गया और आपका जो है 3 मार्क्स की ये प्रॉपर्टीज में से आएँगे, 6 मार्क्स और 2 मार्क्स का रॉल्ट्स लॉ और हेनरीज़ लॉ मिला के आएगा, 8 मार्क्स। ये आपका 8 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स की बात करी जाए तो हेनरीज़ लॉ इंपोर्टेंट है, ठीक है? रॉल्ट्स लॉ की डेफिनिशन इंपोर्टेंट है और इन दोनों के क्रायोस्कोपी और इब्लियोस्कोपी के न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर का न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है और बैंट ऑफ फैक्टर और एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इसका न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट है। सब में न्यूमेरिकल से इंपोर्टेंट है, सबका एक न्यूमेरिकल देख लेना। अगर नहीं हो तो सेशन आने वाला है 2 फरवरी को न्यूमेरिकल्स पे, उसमें देख लेना, ठीक है? और इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट पूछोगे तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना आना चाहिए आपको, क्योंकि हर एक में काम आएगा। वेंट ऑफ फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और एब्लियोस्कोपी और क्रायोस्कोपी और ऑस्मोटिक प्रेशर के एक्सप्रेशन। ये 4 एक्सप्रेशंस कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल ऊपर-ऊपर से बता रहा हूँ, बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रहा मैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बता देता हूँ मैं क्या-क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ये सब छोड़ो, आपको गैल्वेनिक सेल का एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए कि गैल्वेनिक सेल होता क्या है, वो लिखना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये सब छोड़ो जो है कॉपर वाला एग्ज़ाम्पल देख लेना गैल्वेनिक सेल का। हाफ सेल की नोटेशन किस तरह से होती है, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स आते हैं। फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स पूछे जाते हैं। उसके बाद आगे आए हम अगर तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आपको करनी ही करनी है। ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ मस्ट डू है, इसे करना ही करना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में क्या पूछा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सीरीज़ आपको एक आइडिया होना चाहिए, जो जितना ऊपर वो एनोड पर जाएगा, ऑक्सीडेशन करेगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो जितना नीचे वो क्या होगा? वो उतना अच्छा रिडक्शन करेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। ये पता होना चाहिए विजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन डेल्टा ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव और डेल्टा जी नेगेटिव। नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल आता है। स्पॉन्टेनिटी कैसे आती है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद रिलेशन जो है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये आना चाहिए। मेटेरियल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है? स्पेसिफिक इन सब के एक्सप्रेशंस कर लेना, न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, की बात नहीं है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बस न्यूमेरिकल्स कर लेना, ठीक है? उसके बाद सेल कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देख लेना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो है ये, रिलेशनशिप स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में और इनका ग्राफ भी, जो आपके डेबाय-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन है वो और कोलरॉस लॉ, ये इम्पोर्टेंट है। फैराडे के दोनों लॉ इम्पोर्टेंट है, फैराडे के लॉ में से क्वेश्चन्स आने हैं, वो आ रहे हैं। न्यूमेरिकल आनी है, ठीक है? फैराडे का पहला लॉ और फैराडे का दूसरा लॉ भी। बैटरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, बस आपकी जो है ना बैटरीज़ में डेफिनिशन पता कर लेना बस, एक आइडिया हो जाए बैटरी का बस और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बैटरी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कोरोजन इम्पोर्टेंट है, कोरोजन के अंदर जो है ना प्रिवेंशन्स के क्या-क्या मेथड होते हैं इसके प्रिवेंशन के, कोरोजन के प्रिवेंशन के मेथड्स इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कोरोजन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके मेथड इम्पोर्टेंट है। 10 से 11 मार्क्स मैंने बताया था, मैं बता देता हूँ किस तरीके से होगा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी। गैल्वेनिक सेल वगैरह इन सब पूरे पार्ट में बस इतना पता होना चाहिए गैल्वेनिक सेल होता क्या है और ये सब में 1 मार्क में आएगा। देन एक्सप्रेशन और सेल नोटेशन वगैरह फैक्टर्स को 1 मार्क में मान लो, ये सब आएँगे 1 मार्क में। इतने इंपोर्टेंट टॉपिक्स नहीं है ये। जो इंपोर्टेंट टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं वो मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से एक फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, 3 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट इक्वेशन में से एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल मान लो, 5 मार्क्स हो गए। ये एक्सप्रेशन वगैरह ये साथ में ही आएँगे, ये ज़रूरी नहीं है आए हैं, फॉर श्योर नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? ये किसी क्वेश्चन में क्लब करके आ सकते हैं। 5 मार्क्स ये हो गए। देन उसके बाद जो है ना रिलेशनशिप ये 2 नंबर मान लो, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। या तो ये कोलरॉच लॉ के संग मिक्स होके आएँगे, डबाई-हकल के संग मिक्स होके आएगा या फिर ये इसका अकेला न्यूमेरिकल आएगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क्स हो गए, 5 और 2 7 कितने हो गए? 1 2 2 और 1 3 4 5 और 7 7 मार्क्स हो गए। बचे हुए पार्ट में मैंने कहा ना कोलरॉच लॉ के संग मिक्स होके आएगा, ये इसके संग आएगा। ये जो है आप 2 मार्क्स में मान लो आएगा ये वाला टॉपिक, पर ये दोनों लॉ पढ़ने ही पढ़ने हैं, पर फॉर श्योर क्वेश्चन आए इस पर ये ज़रूरी नहीं है। पर एक्सप्रेशन 100% आपको पढ़ के जाना है, इस पर आ सकता है क्वेश्चन। या फिर इन दोनों में से एक टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, ज़रूरी नहीं है दोनों टॉपिक पे। या फिर ये ऑप्शनल भी दे सकते हैं, ठीक है? तो ये करना है। बैटरीज़ रीड करने के लिए बैटरीज़ पर इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, पर सिर्फ रीड करने के लिए। कोरोजन पे से क्वेश्चन आया तो एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ये आपके 10 टू 11 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फॉर श्योर टॉपिक्स कौन से हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, नेक्स्ट इक्वेशन और आपका मोलर कंडक्टिविटी और कोलरॉच लॉ और फैराडे के लॉ। ये मस्ट टॉपिक्स हैं, इन्हें करना ही करना है। बाकी टॉपिक्स जो हैं, जितने में मैंने मार्क किया है, वो तो करने ही करने हैं। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग इस कोरोजन के कॉन्सेप्ट में फैक्टर्स ऑफ प्रिवेंशन ये करने ही करने हैं। पर इस पे क्वेश्चन आया या नहीं आया, इस बात की है, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ करना ही करना है, इस पर क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन आना ही आना है किसी न किसी तरह का। और क्या कहते हैं, ये रिलेशन आपको करके ही जाना है, चाहे आए क्वेश्चन चाहे नहीं आए। ये टॉपिक देख सकते हो बस इन रीडिंग के लिए बस। मैं बता दूँ ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक किया नहीं है। जिन्होंने पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें तो करना ही है सब कुछ, ठीक है? और इस टॉपिक पर रिलेशनशिप जो है आपको करके जानी है, सबको ही करनी है ये। कोलरॉच तो सबको ही करना है, मस्ट डू टॉपिक है ये। इसे छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी। फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ का एक्सप्रेशन करके चलो, ठीक है? और क्या कहते हैं बैटरीज़ को पढ़ लेना बस, इम्पोर्टेंट नहीं है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल करना ही करना है सबको, और ये बस एक्सप्रेशन देख लेना ऊपर-ऊपर से, इतना इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स में केमिकल काइनेटिक्स में रेट लॉ लिखना आना चाहिए बस। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ द रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, 1 मार्कर। ये सब रीडिंग के लिए है, इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये सब इसमें जो है बस वही है कि रिलेशनशिप वगैरह ये सब है रीडिंग के लिए, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर करके सारे ऑर्डर जाने हैं। 0 फर्स्ट सेकंड तीनों करके जाने हैं, और एक nth ऑर्डर, चारों ये चारों करने हैं। इंपॉर्टेंट इसमें से फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आपको हर एक ऑर्डर की रेट लिखना, उसका टी हाफ लिखना, उसका ग्राफ, तीनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तीनों चीजें आनी चाहिए। ओके, और इसमें से ये करके सबको जानी है। ठीक है? ये आएगा 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स इसके, इसके 3 मार्क्स हो गए। 3 मार्क्स के बाद इसका न्यूमेरिकल कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में 5 मार्क्स। ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस पता करना है, ये 1 मार्क्स में है, इंपॉर्टेंट है। थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वगैरह इसमें से जो है ना 1 ये से 2 मार्कर आएगा। ठीक है, कोलिजन थ्योरी में से 1 मार्कर आएगा। मतलब इन दोनों को टॉपिक्स को मिला के जो है, कोलिजन थ्योरी और एक्टिवेशन एनर्जी सब को मिला के इसमें 2 मार्कर आएगा क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है आपका आर्हेनियस इक्वेशन वगैरह, ये जो होता है ये 2 मार्कर। अब बात रही कि ये तो सबके मैंने टॉपिक्स वो बता दिए मार्क्स। टॉपिक्स को भी बता देता हूँ। टॉपिक्स को अगर मैं बताऊँ, तो टॉपिक्स के अंदर ये मस्ट डू टॉपिक है, करके ही जाना है, इसके न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ तुम पढ़ के चले जाना क्या, जो कोलिजन्स के लिए ये जो है ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब सिर्फ रीड करने के लिए है, इसमें तो क्वेश्चन नहीं आएगा। कोलिजन थ्योरी में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ इतना कर लेना कि कोलिजन्स के लिए, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए क्या-क्या फैक्टर्स फेवर करते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स को। ठीक है? तो इतना टॉपिक कर लेना। इस एक्ज़ोथर्मिक, एंडोथर्मिक इन सब में बस जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ और ग्राफ में क्या-क्या चीज़ें क्या-क्या बोलती हैं। मतलब इस तरीके का जो ग्राफ बनता है, एक तो ये तो हो गया हमारा एक ग्राफ हो गया, एक्ज़ोथर्मिक और एंडोथर्मिक के 2 ग्राफ हो गए ना, बस इन ग्राफ को कर लेना। ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस पता कर लेना, बस पढ़ जाना। फर्स्ट लॉ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, वैसे तो मैं कहूँगा तीनों लॉ के प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन फर्स्ट लॉ के तो कर ही जाना। ठीक है? और जो है रेट एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, और हाफ लाइफ निकालनी आनी चाहिए, और फैक्टर्स जो है पढ़ के चले जाओ। क्वेश्चन किसमें श्योर-श्योर आएगा? फैक्टर्स में से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है कि आ जाए। किसी का एक्सप्रेशन पूछ सकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। हाफ जो है एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, और फर्स्ट ऑर्डर पर आएगा ये ज़्यादा प्रोबेबल है, बल्कि सेकंड और 0 पर भी आ सकता है। ठीक है? मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर पढ़ के जाना है, इसमें से क्वेश्चन आए ज़रूरी नहीं। एक्ज़ोथर्मिक, एंडोथर्मिक से क्वेश्चन आए ज़रूरी नहीं है, इसमें से या कोलिजन थ्योरी दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चन। ठीक है? और इफेक्टिव कोलिजन में से, या फिर आर्हेनियस इक्वेशन, इनमें से किसी में से। लेकिन आपको पढ़ के ये दो। ठीक है? डीएनएफ ब्लॉक की बात करी जाए, तो डीएनएफ ब्लॉक में जो आपके क्वेश्चंस आने हैं, उसमें आपको मेटलिक कैरेक्टर पढ़ के जाना है इनका। मेटलिक कैरेक्टर बताना चाहिए, रेडियाई में से क्वेश्चन बताना चाहिए, वेरिएबल वैलेंसी बताना चाहिए, और कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बताना, कलर्ड कंपाउंड्स बताना चाहिए। ये 4 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा ये। इन चारों टॉपिक्स में से किसी में एक में से क्वेश्चन आएगा। बाकी टॉपिक्स भी पढ़ के चले जाना, अगर तुम्हारे पास टाइम हो, अगर नहीं हो तो ये चारों तो पढ़नी पड़नी है। ठीक है? इसमें से 1 से 2 मार्कर आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक्टिनोइड्स में एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और लैंथेनोइड्स में लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके बाद एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये पढ़ के जाना है। और रिएक्शन में बात करी जाए, तो इनकी रिएक्शन जो है ना, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ, और कार्बन के साथ, ये चारों के संग रिएक्शन करके करके जानी है। ज़रूरी किसी में एक से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? तो 1 से 2 मार्क्स का ये हो गया, करीब 2 मार्क्स का ये हो गया। और स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो 1 से 2 मार्क्स में स्ट्रक्चर। ठीक है? इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ये चारों करके ही चले जाना। मेटलिक कैरेक्टर, आयनिक और एटॉमिक रेडियस, वेरिएबल वैलेंसी और कलर्ड कंपाउंड्स। ठीक है? एफ ब्लॉक में बात करी जाऊँ, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और रिएक्शन सल्फर के संग, नाइट्रोजन के संग, कार्बन के संग, ऑक्सीजन के संग, ये चारों करके ही करके जानी है। इनमें से किसी एक में से आ सकता है क्वेश्चन। स्ट्रक्चर की बात करी जाए, तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आया,
तो पोटेशियम परमैंगनेट पर हाई चांसेस हैं कि इसमें से क्वेश्चन आए। पर अगर आपके पास टाइम हो तो डाइक्रोमेट भी करके चले जाना। पर अगर नहीं हो तो परमैंगनेट तो करके ही करके जाना, ठीक है, फॉर श्योर है। और इसमें से मैं बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर करके करके जाना है, शेप करनी है, और क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर एसिडिक में, बेसिक में और न्यूट्रल में करके करके जाना है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में करके करके जाना है, एसिडिक में करके करके जाना है। हाँ, बेसिक सारे ही करके चले जाना। पोटेशियम परमैंगनेट पूरा ही कवर कर लेना, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कवर करने में, पूरा ही कवर कर लेना है। डाइक्रोमेट देख लेना, अगर कर सकते हो तो कर लो, पर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। लेकिन अगर देखना है इसका, तो जो है ना इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़रूर देख के चलो। बाकी आपकी टाइमिंग पर है कि आपको टाइम फ़ेवर करता है या नहीं, आपकी टाइमिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन इतना तो करके चले ही जाना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करूँ मैं, तो अगर आपको वीबीटी से डर लगता है, तो नोमेनक्लेचर कर लो। नोमेनक्लेचर देखो, एक तो जो है ना क्वेश्चन आने हैं आइसोमेरिज्म पे, क्वेश्चन आने ही आना है 2 नंबर। 2 नंबर का नोमेनक्लेचर पर आना है, ठीक है? और सीएफटी और वीबीटी में से किसी एक पे क्वेश्चन आना है ना? इन सब में क्वेश्चन्स आने हैं। तो अगर कर सकते हो तो देखो इसमें बिस्ट्रिस में देख लेना, है ना? आइसोमेरिज्म देख लेना, आसान-आसान देख लेना, है ना? आइसोमेरिज्म में फैक और मर्ज ज़रूर देख लेना, फैक और मर्ज ज़रूर देख लेना आइसोमेरिज्म, ठीक है? कुछ नहीं कर सकते हो तो। और वीबीटी में बात करी जाए तो वीबीटी में ना हाई स्पिन, लो स्पिन, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल इनमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मुझसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो निकल कंपाउंड्स, निकल देख लेना, है ना इसमें? निकल इंपॉर्टेंट है इसमें, निकल के कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, निकल ज़रूर देख लेना, ठीक है? मैग्नेटिक कैरेक्टर, अब इसमें पूरा ही टॉपिक है वीबीटी। सीएफटी को छोड़ देना अगर तुम्हें नहीं हो रहा है तो, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स छोड़ देना अगर नहीं हो रहा है तो, इंपॉर्टेंस एंड यूजेस छोड़ देना नहीं हो रहा है तो, लेकिन जो मेन क्वेश्चन आएँगे, वो इसमें से ही आएँगे, इन 3 टॉपिक्स में से। 2 से 2 नंबर का करीब ये, 2 से 3 मार्क्स का ये और करीब 4 नंबर का ये ये टॉपिक मान लो। तो ये करीब 10 नंबर बैठ गए। क्रिस्टल फ़ील्ड और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस और नीचे वाला इम्पोर्टेंट एंड यूजेस। इन तीनों में से क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है आए, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक, टाइम हो तो करना, नहीं हो तो मत करना। लेकिन वीबीटी सबको करके जानी ही जानी है, आइसोमेरिज्म करना ही करना है और आईयूपीएसी भी करना ही करना है। अगर इनमें भी बोलोगे तो वीबीटी कर जाना, आई और क्या कहते हैं आईयूपीएसी कर जाना। अगर आइसोमेरिज्म से डर लगता है तो छोड़ जाना 2 से 3 नंबर, ठीक है? तो वीबीटी तो करनी है। इसमें क्या-क्या करना है? पहले तो आपको निकालना आना चाहिए इनकी ज्योमेट्री क्या है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाई स्पिन है कि लो स्पिन ये निकालना आना चाहिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर तो वो तो पेयरिंग से पता चल जाएगा और लिखना आना चाहिए, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है? और अगर कुछ भी नहीं, और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, निकल के कंपाउंड्स, निकल के कंपाउंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, बाकी तो चलता है। हेलो एल्केन्स, एल्वेनिन्स वगैरह में मैंने बाकी चीज़ें तो मैं बता ही दी थी पहले ही, लेकिन अगर इसमें बताऊँ तो एल्केन्स की प्रिपरेशन एल्केन और हाइड्रोजन से करके चले जाना, ठीक है? और पीएक्स3 पीसीएल5 एसोसीएल2 इसमें नेम रिएक्शन आ जाती है हमारी, डाल्टन्स रिएक्शन और वो सब, फिंकलस्टीन वगैरह वो देख लेना, हेल्लाइडल करके करके जानी है और होमस्टिकर करके करके जानी है। ये हो गई। प्रॉपर्टीज़ में बात करी जाऊँ तो बॉइलिंग पॉइंट कर लेना, बाकी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? केमिकल में बताऊँ तो SN1 SN2 करनी है और उसके बाद रिएक्शन जो होती है वो प्राइमरी अमीन से करनी है, साइनाइड से करनी है, सिल्वर साइनाइड से करनी है और LiAlH4 से करनी है। ये पाँचों, ये जितनी मैंने 5 लगाई हैं, SN1 SN2 प्राइमरी अमीन, सिल्वर साइनाइड और लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड, ये पाँचों तो करनी है, ये आपके टाइम, ठीक है? ज़ेड-ज़ेड रूल करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत ही हाई चांसेस हैं आए। और मिक्स क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे बता नहीं सकता। वुड्स और ग्रेनाड करके, वुड्स करके करके जानी है, ठीक है? क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ रियोन्स, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉट इम्पोर्टेंट। सैडमेयर्स रिएक्शन और गैटरमैन रिएक्शन करनी है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट वगैरह का इतना नहीं है। इसमें रिएक्शन की बात करी जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्लोरीनेशन देख लेना। न्यूक्लियोफिलिक में दोनों ही देखने और इसका मैकेनिज्म भी है, ठीक है? मैकेनिज्म भी है। रिडक्शन टू बेंजीन देखना है, वुड्सविटिक देखनी है, फिटिक देखनी है और ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट। तो अगेन मैं इसकी रिपीट कर देता हूँ। इसमें आपको प्रिपरेशन में एल्केन एंड हाइड्रोजन से तो देखनी है। देन उसके बाद आपको पीएक्स3 पीसीएल5 एसोसीएल2 की देखनी है, हैलाइड एक्सचेंज देखना है, सिर्फ ऑन स्टिकर देखनी है। बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखना है सबका। SN1 SN2 जो है वो देखनी है। प्राइमरी अमीन, पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड और लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्राइड देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ज़ेड-ज़ेड रूल ही है, ठीक है? वुड्स देखनी है,
देन उसके बाद सैंड में गेटमेंट्स देखनी है, क्लोरीनेशन, और इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन टू बेंजीन भी देखना है, वुड्स फटिग भी देखनी है, फटिग भी देखनी है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसके अंदर बात करूँ तो सबसे पहले बात तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बात करी जाए तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलाइजेशन ऑक्सीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीनहार्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, एल्काइल हैलाइड वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शन टू एल्कोनिन वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सी इंपॉर्टेंट। सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑल सारी ही देखनी है, सारी इंपॉर्टेंट। ठीक है? मैं फर्मेंटेशन वगैरह इन पे क्वेश्चन नहीं आते। ये जो होता है ओनली रीड। ये सब रीड कर लेना, इस पे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है? प्रॉपर्टीज में बात करें तो एसिडिक नेचर देखना ही देखना है, सोडियम एक्शन रिएक्शन देखनी है, एस्टरिफिकेशन देखना है, हाइड्रोजन हैलाइड देखना है, पीसीएल5 देखना है, ये देखनी है, ऑक्सीडेशन भी देखना है और डिहाइड्रेशन भी देखना है, क्योंकि इसमें मैकेनिज्म भी है, तो प्रॉपर्टीज भी सारी देखनी है, इसकी कोई भी लीव नहीं कर सकते। ये मत कहना कि सारी दे दी, अब भाई अगर सारी इंपॉर्टेंट तो मैं कैसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि लीव कर दूँ, मैं गद्दारी नहीं करूँगा। कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अनदर डिस्टिंग्विशन जो है लुकास टेस्ट, ये करना ही करना। ठीक है? फिनॉल्स में बात करी जाए तो फिनॉल्स में डायोजोनियम देखना है, डाउस प्रोसेस देखना है, एसिडिक नेचर देखना है, जिंक के संग रिएक्शन देखनी है, ये वाली रिएक्शन देखनी है, ये इलेक्ट्रोफिलिक देखनी है, कोलबेज देखनी है, राइमेटिमन देखनी है, और टेस्ट में जो है ना दोनों टेस्ट देखने। ठीक है? ये सारे देखने हैं। इनमें इंपॉर्टेंट पूछोगे तो एसिडिक कैरेक्टर देखना है, जिंक के संग रिएक्शन कन्वर्जन में काम आती है, ये रिएक्शन देखनी है, ये रिएक्शन भी देख लेना। कोलबेज नॉट सो इम्पोर्टेंट, राइमेटिमन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मिस नहीं करनी। एफिसियल और एजोटाइज दोनों ही देखने हैं, ये मिस। ईथर्स में बात करी जाए तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके अंदर, बाकी तुम कुछ देखो मत देखो, बाकी तुम्हारे लिए ऑप्शनल है, पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस तो कर ही लेना है इसके। एराइल की बात करी जाए तो एराइल के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन्स में प्रिपरेशन की बात करी जाए तो ये देखनी है, ये देखनी है, रोजनमंड देखनी है, स्टिफेंट देखनी है, ग्रेनार्ड देखनी है, ये पांचों तो देखनी है। न्यूक्लियोफिलिक देखनी है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स और ग्रेनार्ड रिएजेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ऑक्सीडेशन देखना है, आयोडोफॉर्म देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। रिडक्शन देखना है, क्लेमेंसन, वोल्फिश्नर, रेड फास्फोरस तीनों देखने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस कैटलाइज रिएक्शन विद मैकेनिज्म, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिज़म तीनों देखनी है। ठीक है? और डिस्टिंग्विश करने के लिए फेलिंस, टॉलिन्स, आपका जो है मिथाइल और एडोफॉर्म तीनों देखने हैं। ठीक है? ये सारे देखने हैं। बेंज़ाइड के अंदर बात करूँ तो बेंज़ाइड के अंदर सारी रिएक्शन थोड़ी सेम ही होती हैं, बस इसमें एक नई आ जाती है, बेंज़ोइन और परकेन, ये देखनी। ठीक है? और एरोमेटिक और एलिफैटिक में डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, ये देखना। ठीक है? कार्बोक्सिलिक में बात करनी है तो कार्बोक्सिलिक में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है वो है ये यहाँ से प्रिपरेशन और इसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट। कुछ देखो मत देखो, कार्बोक्सिलिक में एसिडिक कैरेक्टर देख लेना और HZ रिएक्शन देख लेना, ये 2 चीज़ें देख, बाकी सब ठीक है। एक HZ, ये दोनों तो देखनी है, बाकी आपकी टाइम के ऊपर है, टाइम का कांस्टेंट कितना है आपका उसके ऊपर है। तो इसमें अगर मैं बताऊँ तो जो है इतना है, ठीक है? और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर जो है अल्कोहल से प्रिपरेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रियल थायरामाइड से इंपॉर्टेंट है, अल्काइल हैलाइड से इंपॉर्टेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनके बीच का कंपैरिजन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बेसिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आना ही आना है, अमीन्स का, ठीक है, ये देख लेना। अल्काइलेशन एसिलेशन कर लेना, कार्बाइलमिन करना ही करना है, और हिंसबर्ग टेस्ट कर लेना। ठीक है? एनिलीन के बारे में बात करूँ तो एनिलीन में बेंजोलेशन इंपॉर्टेंट है, कार्बाइलमिन इंपॉर्टेंट है, डायोसाइटाइजेशन इंपॉर्टेंट है, और इलेक्ट्रोफिलिक भी इंपॉर्टेंट है। एनिलीन का टेस्ट इंपॉर्टेंट है। साइनाइड में बात करी जाए तो साइनाइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है आइसोसाइनाइड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड इंपॉर्टेंट। डायज़ोनियम की बात करी जाए तो डायज़ोनियम में बाल-शेमन रिएक्शन इम्पोर्टेंट। ठीक है? अब इन चारों का एक इकट्ठा ओवरव्यू दे देता हूँ इन चारों चैप्टर का। हेलो एल्केन्स में प्रिपरेशन एल्केन एंड हाइड्रोजन से करनी ही करनी है। ये वाली करनी है, हैलाइड एक्सचेंज करनी है, सिल्वर सॉल्ट करनी है, SN1 करनी है, प्राइमरी साइनाइड और लिथियम से करनी है। एलिमिनेशन वुड्स,
करनी है, सैंडमेयर कैटलमेंट करनी है, क्लोरीनेशन न्यूक्लियोफिलिक करनी है, रिडक्शन टू बेंजीन वुड सिटी का फिटिक करनी है। ये सब तो करना ही करना है, ठीक है? ये मिस नहीं कर सकते। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन, ये हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन टू कंपाउंड्स, प्राइमरी मीन्स ये सारे ही करने हैं कि एक भी मिस नहीं कर सकते। मेरे को पता है बहुत सारी हो गई, लेकिन कन्वर्जन में फँस जाओगे, ठीक है? प्रॉपर्टीज़ में एसिडिक नेचर, सोडियम के संग एस्टरिफिकेशन और ये वाली ये सारी करनी ही करनी है। टेस्ट ये वाले करने हैं। फिनॉल्स में डाउस प्रोसेस करना है। एसिडिक नेचर जिंक के संग रिएक्शन एसिटाइल, ब्रोमिनेशन वगैरह ये सब कोल बेस, डायमेटिक फिनॉल ये सब करना है। अगर इंपॉर्टेंट पूछोगे तो डायमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब में से और एसिडिक नेचर का डाउस प्रोसेस। इसमें पूछोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ल्यूकास टेस्ट है, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है और एसिडिक नेचर। ये सब इन मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रिपरेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन पूछोगे तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स और हाइड्रोबोरेशन की। एल्वेटिक कीटोन्स में विलियमसन सबसे इंपॉर्टेंट। एल्डिहाइड कीटोन्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सब में अल्कोहल्स, एल्कीन्स, रोज़ेनमंड ये 3 हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में न्यूक्लियोफिलिक वाली सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन भी इंपॉर्टेंट है और बेस कैटालाइज भी इंपॉर्टेंट है और रिडक्शन। चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में फेलिंग, टॉलरेंस और आइडोफॉर्म ये 3 इंपॉर्टेंट है। बेंजल्डिहाइड में पर बेंजोइन और पर्किन इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके अंदर एसिडिक नेचर और एचईजेड कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टॉपिक्स हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट है हॉफमैन डिग्रेडेशन, गैब्रियल थायलामाइड और क्या कहते हैं बेसिक कैरेक्टर, ठीक है? एनिलीन में सबसे इंपॉर्टेंट है डायएज़ोटाइज़ेशन की रिएक्शन और आइसोसाइनेट में उसकी प्रिपरेशन और बायोल्शिमर रिएक्शन ना सब इस सब में इंपॉर्टेंट है। बायोमोलेक्यूल्स में बोलो तो बायोमोलेक्यूल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट फॉर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका एचआई के संग रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों करनी कर और एक फिनाइल हाइड्रोक्साइड ये 3 ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपका टाइम हो तो आप हार्वर्ड प्रोजेक्शन किस तरह से लिखते हैं वो देखिए, ठीक है? और प्रोटीन्स की अंदर बात करी जाए तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स का आइसोलेटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ज़ूटाराइन इंपॉर्टेंट है और चारों अमीनो एसिड्स के क्या-क्या बताते हैं चारों अमीनो एसिड्स वो इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाaternary। प्राइमरी जैसे सीक्वेंसिंग बताता है, सेकेंडरी कन्फर्मेशन बताता है, टर्शियरी जो है हमारी फोल्डिंग बताता है, जो है क्वाaternary जो है हमारा स्पेटियल अरेंजमेंट बताता है, ये इंपॉर्टेंट है। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट। विटामिन्स में ये सारे विटामिन सारे ही करने हैं। अगर इंपॉर्टेंट पूछोगे तो डी और सी तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है? फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल में क्या होते हैं और इनकी डेफिशिएंसी सबकी इंपॉर्टेंट है। केमिकल नेम्स और स्ट्रक्चर तो है नहीं इनके कोर्स में। सी और डी इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन विटामिन सारे ही करने हैं, इन पर क्वेश्चन आने हैं, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड्स में बात करें तो डीएनए, आरएनए का डिफरेंस पता होना चाहिए और इनके जो है क्या बेस पता होना चाहिए, प्यूरिन्स क्या होते हैं, pyrimidines क्या होते हैं। अगर मैंने 4 से 5 नंबर का बता ही दिया। अब इसमें से मैं फॉर श्योर बता देता हूँ क्या-क्या चीज़ें आनी है। फॉर श्योर बायोमोलेक्यूल्स में प्रोटीन्स पर क्वेश्चन आना ही आना है। या तो आपसे पूछ लेंगे इनमें लिंकेज कैसा होता है, तो पेप्टाइड लिंकेज होता है या फिर ज़्यूटरानाइन या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एस्टर। तो यह 2 से 3 नंबर का इसमें से आना ही आना है, इस टॉपिक में से। ये तो करना ही करना है प्रोटीन्स का ये। बाकी 1 से 2 नंबर में विटामिन्स आ सकते हैं या फिर डीएनए आ रहे हैं या फिर ये वाली रिएक्शन आ सकती है उस 5 से 6 नंबर का जो टॉपिक है, तो इसमें से ये 3 टॉपिक्स यहाँ पे प्रोटीन्स में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ज़्यूटर और ये स्ट्रक्चर, विटामिन्स में सी और डी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी करने सारे ही। और न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन्स, pyrimidines और डिफरेंस इनके बीच में और एडी मतलब ये इनके बेसिस कॉन्सेप्ट, ये सब इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैंने इसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं बताई है जो छोड़नी है, मैंने बस ये कहा है कि इसमें से कौन-सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10 ज़्यादा है, तो किससे ज़्यादा है? बस मैंने ये चीज़ बताई है कि वो 9 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 किसी से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक्स बाकी के ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आप बिल्कुल ही मतलब कुछ नहीं करा हो और कहते हैं नंबर लाने हो, तो जितने टॉपिक्स मैंने बोला है कि इसमें से क्वेश्चन आने ही आना है, तो वो टॉपिक्स तो बाकी मेरी तरफ से क्वेश्चन्स देख लेना। यही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा है नहीं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। आप ऐसा मत कहना कि सब कुछ ही बता दिया। ऐसा नहीं है, जो टॉपिक्स वही बताए हैं जिसमें जो इम्पोर्टेंट है और जो छोड़ ही नहीं सकते वो मैं कैसे कहूँगा कि छोड़ दो। हाँ, तो यही था। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर। कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना या कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय एंड टेक